आज हमने चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 6 करना है, जिसमें एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है फेज। इससे पहले भी मैंने फेज का वर्ड यूज़ किया था। आपको याद होगा हमने दो इक्वेशंस ये पढ़ी हुई हैं पहले से। एक x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। इसी तरह एक दूसरी इक्वेशन थी वेलोसिटी वाले टॉपिक में हमने पढ़ी थी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा, या यहाँ भी थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन से कनेक्टेड जो डायग्राम है, आपको याद होगा हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर करते हैं तो फिर इस एंगल की बात आती है। ये जो आपको इन दोनों इक्वेशंस में एंगल थीटा या ओमेगा टी नजर आ रहा है। अगर मैं उसी डायग्राम की बात करूं, गौर करें, फर्ज कर लें ये पार्टिकल जो है ये सर्कल में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जब इसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया पॉइंट O1 से, यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड से, तो पॉइंट O1 से लेके इस जगह पर आते आते टी टाइम में इसने कोई एंगल कवर किया जिसे हमने तब भी थीटा का नाम दिया था, और थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ गौर करें, जब पार्टिकल P ऊपर आ रहा था तो प्रोजेक्शन N जो है ये मेन पॉइंट O से ऊपर की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल में घूमता जाएगा वैसे वैसे प्रोजेक्शन N भी अपनी मोशन को परफॉर्म करता जाएगा। अगर फर्ज कर लें थीटा की वैल्यू 0 हो, 0 कहाँ पे होगी? जब पार्टिकल O1 पे होगा। इसी तरह इस थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री यानी पाई रेडियंस हो, यानी पार्टिकल P वो दूसरी साइड पे आ गया, तो गौर करें दोनों सूरतों में प्रोजेक्शन N किस जगह पर है? मेन पॉइंट पर। इसी तरह जब पार्टिकल P पॉइंट D पे ऊपर वाले पॉइंट पे जाएगा, यानी कितना एंगल कवर कर चुका होगा? 90 डिग्री यानी π/2 रेडियंस, या दूसरी तरफ आ जाए नीचे वाले पॉइंट E की तरफ, तब कितना एंगल कवर कर चुका है? 270 डिग्री या 3 π/2 रेडियंस। इन दोनों सूरतों में प्रोजेक्शन N कहां पर है? प्रोजेक्शन N भी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर है, यानी पॉइंट D पर या पॉइंट E पर। हम कह सकते हैं कि पार्टिकल P ने जब ये एंगल कवर किया 90 डिग्री या π/2 रेडियंस और 270 डिग्री या 3 π/2 रेडियंस, तो जो प्रोजेक्शन N था वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे था। इसी तरह पार्टिकल P ने जब एंगल 0 कवर किया या 180 डिग्री कवर किया तो प्रोजेक्शन N कहाँ पे था? अपने मेन पॉइंट पर। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो वेलोसिटी वाली है, इस इक्वेशन से हम प्रोजेक्शन N की वेलोसिटी में जो वेरिएशंस आ रही हैं वो भी बता सकते हैं। यही एंगल जो है इसे फेज एंगल कहते हैं। यही आज हमारा टॉपिक है। सो फेज एंगल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एंगल, ये कौन सा एंगल है, कौन बनाता है? ये रेफरेंस लाइन बना रही है। ये जो OP लाइन है ना, सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल P घूम रहा है, OP लाइन का रेफरेंस लाइन OO1 से जो एंगल बन रहा है इसे फेज एंगल कहते हैं। और ये फेज एंगल हमें क्या बता रहा है? इट टेल्स अस अबाउट द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी x की वैल्यू बता रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन N। इसी एंगल को बोलते हैं फेज एंगल। अब मैं फेज एंगल को थोड़ा मजीद समझाने के लिए एक जनरल डायग्राम बनाने जा रहा हूं। इससे पहले आपको याद होगा हमने फेज एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि पार्टिकल P की जो इनिशियल पोजीशन थी, यानी जहां से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, जब आपने टाइम को मेजर करना शुरू किया, वो क्या था? O1 यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसके मुताबिक प्रोजेक्शन N के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी उसका मेन पॉइंट से जो फासला है जिसे हमने x से जाहिर किया था, उसका फॉर्मूला क्या आया था? वो जो ऊपर वाली इक्वेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाई, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। अब मैं एक जनरल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आपने गौर से मेरी बात सुननी है। और एक और बात, ये वाला जो फॉर्मूला है जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का हमारे सामने साइन की शक्ल में लिखा हुआ है, इसमें एंगल थीटा कौन सा है? जब पार्टिकल P का इनिशियल पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था। और ये याद रखें कि ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब प्रोजेक्शन N अपनी वाइब्रेटरी मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है? मेन पॉइंट से। क्योंकि पार्टिकल P अगर O1 से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा
तो प्रोजेक्शन एन कहां से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा? मीन पॉइंट यानी पॉइंट ओ से। अब मैं जनरल डायग्राम बनाता हूं। फर्स्ट कर ले, पार्टिकल पी घूमता जा रहा था, घूमते घूमते आपने जब उसको देखना शुरू किया तो वो इस इनिशियल पॉइंट पर था और वो पहले ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यानी OO1 के साथ एक एंगल बनाए हुए था जिसे मैं फाई से जाहिर कर रहा हूं। ये जो फाई है इसे मैं इनिशियल फेज एंगल कह सकता हूं, क्योंकि जब हमने पार्टिकल पी को घूमते हुए देखा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पहले ही कोई एंगल बना चुका था। अब आपने टाइम को मेजर करना शुरू कर दिया, यानी फर्स्ट कर ले इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट पर टाइम कितना है? 0। फिर आपने टाइम को मेजर करना शुरू किया और टी टाइम में पार्टिकल पी थोड़ा सा आगे जा चुका है और मजीद कितना एंगल कवर कर चुका है? थीटा यानी ओमेगा टी। ओमेगा टी से क्या मुराद है कि इसने टी टाइम में ये एंगल कवर किया। अब गौर करें, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन वो सामने वर्टिकल डायामीटर DE के ऊपर आपको नजर आ रहा है, उसका भी मेन पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? जारी बात है उसको x से हम जाहिर कर रहे हैं, यानी O से लेकर पॉइंट M तक का जो फासला है ये है x और इसकी डायरेक्शन भी आपको नजर आ रही है, इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ इस वक्त, राइट। अब जरा गौर कीजिए, OP जो लाइन है इसका रेफरेंस लाइन OO1 से टोटल एंगल कितना बन रहा है? देखिए ये दो एंगल्स का सम है, ओमेगा टी यानी थीटा और फाई, इन दोनों को ऐड कर दे टोटल एंगल बन गया। मैं इसे कह सकता हूं ओमेगा टी प्लस फाई। अब जरा मुझे सोच के बताएं कि अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या बनेगा? अब वो बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन और यहां पर टोटल फेज एंगल आएगा यानी ओमेगा टी प्लस फाई। ये मेरे पास जनरल रिलेशन बन गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। किसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का? वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन n के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। और इस इक्वेशन में एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है या इस सर्कल के रेडियस को जाहिर कर रहा है। ओमेगा टी क्या है? ये वो वाला फेज एंगल है जो टी टाइम में इस पार्टिकल ने कवर किया। फाई क्या है? इनिशियल फेज एंगल। और ओमेगा टी और फाई का जो टोटल सम है इसे हम क्या नाम देंगे? टोटल फेज एंगल। तो ये हमने जनरल इक्वेशन कर ली। अगर आपके सामने ये इक्वेशन लिखी होगी तो आप समझ जाएंगे कि पार्टिकल P ने अपनी सर्कुलर मोशन O1 से स्टार्ट नहीं की, वो O1 से थोड़ा ऊपर था। इसी तरह प्रोजेक्शन N ने अपनी वाइब्रेटरी मोशन मेन पॉइंट से स्टार्ट नहीं की, वो मेन पॉइंट से थोड़ा ऊपर था जब आपने उसको देखना शुरू किया। अब मैं एक और स्पेशल केस की तरफ जाता हूं, बल्कि उससे पहले मुझे यह बताएं कि जो पहले हमने फॉर्मूला लिखा था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा, यह भी एक स्पेशल केस नहीं था, बिल्कुल स्पेशल केस था। इस स्पेशल केस में फाई यानी इनिशियल फेज एंगल कितना था? 0। जब इनिशियल फेज एंगल 0 होगा तो पार्टिकल P कहां से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा होगा? O1 से। और हमारा जो x का रिलेशन है वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा। अब मैं एक दूसरे स्पेशल केस की तरफ जा रहा हूं। फर्स्ट कर ले, जब आपने पार्टिकल P को घूमते घूमते देखा तो वो इनिशियली y एक्सिस पे था, यानी पॉइंट D पर था और यहां से वो आगे बढ़ रहा था। अगर वो पॉइंट D पर था तो मुझे बताएं उसका इनिशियल फेज यानी फाई कितना होगा? फाई होगा 90 डिग्री और टी टाइम में वो मजीद थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यानी वाई एक्सिस से भी थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे आ गया और उसने ओमेगा टी एंगल कवर कर लिया। अब मेरा वो जो रिलेशन था जनरल रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अब उस इक्वेशन में फाई की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और एक बात याद रखें, आपको याद होगा मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक लिखवाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन अल्फा प्लस बीटा का। चैप्टर 3 के एक न्यूमेरिकल में हमने ये किया था। यहां भी हम कर लेते हैं, एक दफा लिख लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा।
अब यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा की जगह लिखा हुआ है जी ओमेगा टी, और बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री। अब ये ओमेगा टी और 90 डिग्री पुट करके देखें, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा साइन ओमेगा टी कॉस 90 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 90। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो होता है, पहली टर्म तो हो गई जीरो। दूसरी टर्म में क्या है, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 90, साइन 90 की जगह क्या आएगा 1, और हमारे पास क्या बच गया कॉस ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी प्लस 90 की जगह हम कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो मेरे पास x यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फाइनल फॉर्मूला बन गया x नॉट कॉस ओमेगा टी। यानी अगर हमारे पास जो फॉर्मूला है ओमेगा टी एंगल की शक्ल में ही हो लेकिन साइन की बजाय कॉस की फॉर्म में हो, तो हम समझ जाएंगे कि पार्टिकल p ने अपनी मोशन कहां से स्टार्ट की थी, y एक्सिस से, यानी उसका इनिशियल फेज 90 था, और प्रोजेक्शन n ने अपनी मोशन कहां से स्टार्ट की थी, एक्सट्रीम पॉइंट यानी पॉइंट डी से। ये फॉर्मूला जब भी हम देखेंगे हमारे ज़हन में ये आ जाना चाहिए। और एक और बात याद रखें कि इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम डिस्प्लेसमेंट x जो है उसकी वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट से मेजर करेंगे। साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेन पॉइंट से मेजर की थी, लेकिन अब चूंकि प्रोजेक्शन n इनिशियली कहां पर था, अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर था, तो अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट से मेजर किया जाएगा। और उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी। तो मेरे पास तीन रिलेशंस हैं, एक जनरल रिलेशन x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें x जो है मीन पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। एक स्पेशल रिलेशन x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें हम प्रोजेक्शन n का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। और एक और स्पेशल केस x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी, इस पे हम प्रोजेक्शन n का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। और साइन वाले फॉर्मूला में याद रखें प्रोजेक्शन जो पार्टिकल p है उसकी रेफरेंस लाइन का जो इनिशियल फेज एंगल है वो पॉजिटिव x एक्सिस से होगा, और कॉस वाले फॉर्मूला में जो फेज एंगल ओमेगा टी है वो कहाँ से मेजर किया जा रहा है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव y एक्सिस के लिहाज से। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।